जानते हैं, हमारे शरीर में एक ऐसा इंजन है जो कभी रुकता नहीं, लगातार काम करता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे खून की। ये वो जरूरी सिस्टम है जो हमें जिंदा रखता है, पर अक्सर हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। ये सच में एक अनदेखा इंजन है। आप जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की जान बचाने के लिए उसे किसी और के खून की जरूरत पड़ जाए। आज तो ये हमें एक आम मेडिकल प्रक्रिया लगती है ना? लेकिन पता है, हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में सदियों तक तो ये एक जानलेवा जुआ था। किसी एक इंसान का खून दूसरे को चढ़ाना मतलब एक बहुत ही खतरनाक और अक्सर जानलेवा प्रयोग। वैज्ञानिक परेशान थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और जानते हैं इसका राज कहाँ छिपा था? वो खून के अंदर ही था। तो चलिए, इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें खून को जरा अंदर से समझना होगा। आज हम खून की दुनिया में एक सफर पर निकल लेंगे। देखेंगे कि हमारे खून में आखिर है क्या, ये प्लाज्मा क्या चीज है, हमारे सेल्स क्या काम करते हैं, ब्लड टाइप का ये कोड क्या है, और आखिर में खून देने और लेने के नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा खून असल में बना किन चीजों से है। अच्छा, तो अगर हम खून को मोटे तौर पर देखें ना, तो इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसमें से ज्यादातर हिस्सा, करीब 55%, एक लिक्विड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो बाकी 45% बचा, उसमें होते हैं हमारे सेल्स यानी कोशिकाएं। इसको समझने का एक बढ़िया तरीका है। मान लीजिए प्लाज्मा एक हाईवे है, एक सड़क, और जो हमारे सेल्स हैं वो इस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां हैं, और हर गाड़ी का अपना एक बहुत ही खास काम है। तो चलिए पहले उस हाईवे की ही बात करते हैं। खून का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा मात्रा में है, लेकिन सच कहूं तो हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, प्लाज्मा। और पता है प्लाज्मा में ज्यादातर क्या है? पानी। जी, करीब 90 से 92% तो सिर्फ पानी है। बाकी के 7-8% में कुछ बहुत जरूरी प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन। यही वो प्रोटीन है जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करता है। और हाँ, इसी में नमक, ग्लूकोज जैसे पोषक तत्व और हार्मोन्स भी घुले रहते हैं। ठीक है, हाईवे को तो हमने देख लिया। अब बारी है उस पर चलने वाली गाड़ियों से मिलने की, यानी हमारा कोशिकीय कार्यबल। ये वो 3 मुख्य तरह के सेल्स हैं जो हमारे शरीर को असल में चलाते हैं। तो इस टीम में सबसे पहले आते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम आम भाषा में रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज कहते हैं। ये हमारे शरीर के ऑक्सीजन कुरियर हैं। बस इनका एक ही काम है, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। और ये जो सेल्स हैं, ये करीब 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। इनकी संख्या तो पूछिए ही मत, बहुत ज्यादा होती है। एक मजेदार बात बताऊं, हम जैसे स्तनधारियों के मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, सिवाय ऊंट और लामा के। और हाँ, इन्हीं सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, वो प्रोटीन जो असल में ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है। ये सब बनता कहाँ है? हमारी बोन मैरो में। टीम के दूसरे मेंबर हैं ल्यूकोसाइट्स, यानी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs। इन्हें समझिए हमारे शरीर की सिक्योरिटी फोर्स। इनका काम है बैक्टीरिया और वायरस जैसे बाहरी दुश्मनों को पहचानना और खत्म कर देना। आरबीसीज के मुकाबले इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, बस 2 से 4 दिन। लेकिन ये बहुत जरूरी हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये हमारी रक्षा की पहली दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इनका शेप भी बड़ा अजीब होता है, अमीबा की तरह। और अब मिलते हैं टीम के तीसरे और आखिरी मेंबर से, थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं शरीर की इमरजेंसी रिपेयर टीम। जैसे ही कहीं चोट लगती है, ये फौरन उस जगह पर पहुंचकर खून का बहना रोकते हैं। और एक और खास बात, प्लेटलेट्स असल में पूरे सेल्स नहीं होते, बल्कि ये बड़ी कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इनका काम एक ही है, और वो है खून का थक्का बनाना, जिसे कोएगुलेशन कहते हैं, ताकि चोट लगने पर हमारा ज्यादा खून न बह जाए। इनका जीवन काल भी करीब 8 से 10 दिन का होता है। तो अब जब हम टीम के सभी मेंबर से मिल चुके हैं, तो वापस आते हैं उस रहस्य पर, वो पहेली जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा और जिसकी खोज ने आखिरकार सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मुमकिन बनाया। सोचिए, साल 1900 से पहले किसी को पता ही नहीं था कि क्यों कुछ लोगों को खून चढ़ाना सफल हो जाता था और कुछ की जान चली जाती थी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। फिर 1900 में एक ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर ने एक क्रांतिकारी खोज की।
उन्होंने बताया कि हर किसी का खून एक जैसा नहीं होता और उन्होंने ही ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप्स की पहचान की। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये ब्लड टाइप का पूरा खेल टिका किस पर है? बस दो चीजों पर, एंटीजन और एंटीबॉडी। इसे ऐसे समझिए, एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लगे पहचान पत्र या आईडी कार्ड की तरह हैं, और एंटीबॉडी वो प्लाज्मा में मौजूद हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो किसी भी बाहरी या अजनबी आईडी कार्ड वाले पर हमला कर देते हैं। अब ये एबीओ सिस्टम काम कैसे करता है वो बड़ा दिलचस्प है। अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स पर ए वाला आईडी कार्ड है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एंटीबॉडी बी वाले आईडी कार्ड पर हमला करेंगे। अगर बी वाला आईडी कार्ड है तो एंटीबॉडी ए पर हमला करेगी। अब सोचिए, जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास ए और बी दोनों आईडी कार्ड हैं, तो जाहिर है उसके प्लाज्मा में कोई हमलावर एंटीबॉडी नहीं होगी। और बेचारा ओ ग्रुप, उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ए और बी दोनों को ही दुश्मन मानते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एबीओ सिस्टम के अलावा एक और चीज होती है, RH फैक्टर। ये बस एक और तरह का एंटीजन है। अगर ये किसी के रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। बस इतना ही। दुनिया में ज्यादातर आबादी RH पॉजिटिव है। तो ठीक है, ये सारी वैज्ञानिक बातें तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा लेना देना है खून चढ़ाने के नियमों से। और यहीं से आते हैं हमारे दो सुपर हीरो, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ नेगेटिव ब्लड को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सेल्स पर कोई भी आईडी कार्ड नहीं होता, न ए, न बी और न ही RH, तो कोई भी शरीर इसे दुश्मन नहीं मानेगा। और AB पॉजिटिव ब्लड, वो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई हमलावर एंटीबॉडी ही नहीं है, तो वो किसी से भी खून ले सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपैटिबिलिटी यानी ब्लड ग्रुप का मिलान इतना जरूरी क्यों है। ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर गलती से भी गलत खून चढ़ा दिया जाए तो लेने वाले के शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज उन नए सेल्स पर हमला कर देती हैं, जिससे एक बहुत ही खतरनाक इम्यून रिएक्शन होता है। तो आज हम अपने ब्लड के इस कोड को क्रैक कर चुके हैं, और इसी समझ के वजह से दुनिया भर में लाखों करोड़ों जानें बचाई जा सकी हैं। पर सवाल ये है कि आगे क्या भविष्य में हम कोई यूनिवर्सल आर्टिफिशियल ब्लड बना पाएंगे, या फिर क्या हमारे अनोखे ब्लड प्रोफाइल के आधार पर बिल्कुल पर्सनल इलाज संभव हो पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत मायने रखते हैं।